शुभ संध्या मित्रों। आज हम कहानी की कड़ी में आज हम शैली सम्राट राधिका रमण की बात करने वाले हैं। तो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी ये कहानी लगी हुई है, राधिका रमण प्रसाद जी की कानों में कंगना। तो पहले हम लेखक के बारे में समझेंगे कि इनको जो राधिका रमण जी हैं इनको शैली सम्राट कहा जाता है और इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1890 रोहतांग बिहार में हुआ था और निधन इनका 25 मार्च 1971 में हुआ। और 1920 में इनको राजा की उपाधि भी मिली थी और 1922 से 1928 तक ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे और 1942 से 52 तक ये बिहार यूनिवर्सिटी सीनेट के भी सदस्य रहे और 1933 से 40 तक ये बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रहे। और इनकी कहानी संग्रह हम देखेंगे तो कुसुमांजलि जो 1912 में प्रकाशित हुई और गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938 और नारी क्या एक पहेली 1951 और हवेली और झोपड़ी 1951। अब इनका जो है 1938 में गांधी टोपी और सावली समा दो जो इनकी कहानी संग्रह है एक ही सन में है और नारी क्या एक पहेली हवेली और झोपड़ी दोनों 1951 में दो इनकी कहानी संग्रह है। वह और हम 1956 में है। अबला क्या ऐसी सबला ये 1962 में है। बिखरे मोती 1965 में इनकी कहानी संग्रह है इतने। और फिर हम देखेंगे कानों में कंगना। अब हम बता ही चुके हैं कि इसके रचनाकार राधिका रमण सिंह हैं जिन्हें शैली सम्राट भी कहा जाता है। अब इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है तो 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और ये कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित थी और जो ये कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन 1912 में होता है। और ये पात्र देखेंगे तो इसमें किरण है जो नायिका है, ये नरेंद्र की पत्नी है जो नायक है और योगेश्वर जो योगेश्वर हैं उनकी पुत्री हैं। और नरेंद्र इसका कहानी का नायक है, ये किरण का पति है और योगेश्वर का ये शिष्य है जो किरण के पिता थे योगेश्वर। और एक किन्नरी की भी चर्चा है इसमें जो एक वैश्य है जिसके चक्कर में नरेंद्र पड़ जाता है और अपनी गृहस्थी तबाह कर देता है। अब कुसुमांजलि में ये कहानी संकलित है तो हम देखेंगे कि इस कहानी संग्रह में और कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं। कुसुमांजलि जिसका प्रकाशन 1912 में होता है। अब इस संग्रह में हम देखेंगे कि इसमें सुरबाला भी 6 कहानियाँ हैं। इसमें कुसुमांजलि जिसका प्रकाशन 1912 है इसमें 6 कहानियाँ संकलित हैं। सुरबाला है, बिजली है, मरीचिका है और कानों में कंगना, गुड़गुड़ी और कीरवाला। अब गांधी टोपी में भी 6 कहानियाँ संकलित हैं। गांधी टोपी, दरिद्र नारायण, पैसे की घुघनी, एक अनुभूति, जिस हाथ ले उस हाथ दे और जवान का मसला। अब कहानी का सारांश हम देखेंगे कि नरेंद्र के पिता हैं और जो नरेंद्र के पिता हैं वो नरेंद्र के पिता नरेंद्र को जो योगेश्वर मतलब जिनके यहाँ ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनके यहाँ इनको इनके पिता पढ़ने भेजते हैं, तो जब शिक्षा इनकी ख़त्म होती है उसके उपरांत नरेंद्र किरण का विवाह हो जाता है लेकिन ये कुछ भेंट स्वरूप उनको देते हैं योगेश्वर को, तो फिर उसके फलस्वरूप ये किरण को ही उनको सौंप देते हैं। तो नरेंद्र के पिता नरेंद्र को योगेश्वर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये कहानी की स्टार्टिंग है। तो शिक्षा उपरांत नरेंद्र किरण का विवाह हो जाता है, वो उनके यहाँ नृत्य देखने जाते हैं। नरेंद्र किन्नरी के चक्कर में पड़ जाता है और किरण के सारे जो गहने होते हैं वो किन्नरी को दे देता है नरेंद्र और अंत में कानों का कंगना देकर किरण मर जाती है। नरेंद्र के जीवन में अंधेरा हो जाता है। ये कहानी का मूल भाव था कि कैसे कहानी स्टार्ट होती है और कैसे ख़त्म हो जाती है। और हम कहानी का मेन उद्देश्य देखें तो इसमें भारतीय नारी की महिमा का चित्रण करना है और किसके माध्यम से, तो नायिका किरण के माध्यम से। और जो पुरुष होते हैं पुरुषों के पर स्त्री गमन दोष को रेखांकित करना है और किस तरह आदमी इस चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बेकार कर देता है, वही इस कहानी का मूल उद्देश्य इसमें दिखाया गया है। पर स्त्री गमन के दोषों से अवगत कराना इस कहानी का मेन उद्देश्य रहा है ताकि जीवन में अंधकार ना हो। क्योंकि नरेंद्र पहले तो बहुत अच्छा था, शिक्षा भी उनके पिता के यहाँ योगेश्वर के यहाँ ग्रहण करता है। फिर जो है उनको जो उनके मित्र होते हैं योगेश्वर के मतलब नरेंद्र के पिता उनको तांबे के सिक्के और 2 पीताम्बरी भी देते हैं और 2 कंगन देते हैं। तो सब तो उनके पिता वापस कर देते हैं लेकिन किरण वहीं खेलती रहती है और दोनों कंगन अपने कान में पहन लेती है।
तो कहानी का जो स्टार्टिंग है यही है कि किरण कानों में क्या है, तो कहता है वही कंगना, कानों में क्या है कंगना। तो यहीं से कहानी की स्टार्टिंग हुई है। और फिर हम देखेंगे कैसे कहानी बढ़ती हुई किरण और उनकी शादी हो जाती है नरेंद्र की। तो मन में ये सोचते हैं कि किस फूल को हम ले जा रहे हैं, कहाँ किस कैसे ले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद 2-3 वर्ष बाद ये अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, वहाँ किन्नरी का नृत्य होता है तो किन्नरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। और किरण से कहते हैं कि आज जो इनकी नरेंद्र की बहन है और किरण की सहेली है जूही, जूही से कहती है, यहाँ जूही की चर्चा है, जूही भी एक पात्र है इसमें। तो जूही से कहती है जूही देखो किरण के पास कुछ है, ऐसे ऐसे कहकर और सारा इनका जो है जो गहने होते हैं सब दे देती है। और अंत में जब एक दिन नरेंद्र आता है कहता है जूही देखो कुछ किरण के पास है, तो जूही कुछ नहीं बोलती है। तो नरेंद्र खुद ऊपर आता है और उसके जो बक्से होते हैं तो खोलता है, देखता है वही मकड़ी के जाले और छिपकली हैं। तो कहते किरण कुछ है, कहते हाँ ये वही कानों में कंगना। तो इस तरह देखकर जैसे देखता है तो वही पुरानी चीज़ें उनको याद आ जाती हैं कि कैसे पहली बार हमारा मिलन हुआ था, कैसे देखे थे। और फिर किरण वही कंगना दिखाकर तुरंत मर जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। तो बड़ी ही मार्मिक कहानी है इसमें। और किरण भी के माध्यम से मार्मिकता इसमें प्रदर्शित हुई है। और फिर हम आलोचकों के कथन की चर्चा है इसमें। आलोचक के कथन कुछ इस प्रकार हैं कि कानों में कंगना हिंदी की आरंभिक, ये नामवर सिंह कह रहे हैं कि कानों में कंगना हिंदी की आरंभिक चर्चित कहानियों में से एक है। वैश्या के प्रति आसक्त कथानक द्वारा एक पुरुष के सुख और धन लुटाना आदि को चित्रित करना यहाँ रचनाकार का सामान्य सा उद्देश्य रहा है कि कैसे पुरुष जो है एक दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़कर अपने सारे जो है अपने एक तो सुख अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको बेकार कर देता है और सारे अपने धन का भी नुकसान कर देता है, धन भी लुटा देता है पर स्त्री के ऊपर। ये नामवर जी का कथन है। और फिर गोपाल राय का कथन है कि कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश, पत्नी और वैश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है जो मन में करुणा का भाव उत्पन्न करती है। क्योंकि जो है इसमें अंत में दुखात्मक ही है, क्योंकि किरण और नरेंद्र का मिलन पुनः नहीं हो पाता है। बस जो है पछतावा ही इनके हाथ लगता है, नरेंद्र के हाथ। और एक बुक से भी मैंने देखा था, उसमें हम देख लेते हैं क्या है। तो पहले तो इनका जो है राधिका रमण जी का चित्रण हुआ है कि इनका जन्म 10 सितंबर 1890 और मृत्यु 24 मार्च 1971 है। और इसमें जो है कथा लेखन में अपनी अत्यंत लुभावनी शैली के कारण हिंदी के कथा साहित्य में वो शैली सम्राट के रूप में श्रवण किए जाते हैं। और कहानी किस प्रकार पाठकों को आरंभ में अंत तक पढ़ने के लिए विवश कर सकती है, इस शिल्प को वो जान गए थे कि अब जब हम कहानी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि किरण और नरेंद्र के साथ क्या होता है। फिर नरेंद्र जब किन्नरी के चक्कर में पड़ता है तो ये भी रहता है कि अगला पृष्ठ देखें कि क्या पता मिलन हो जाए, लेकिन इसमें मिलन नहीं हो पाता है। इसलिए वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार सिद्ध हुए हैं। उन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य की माननीय सेवा की। राधिका रमण प्रसाद जी का जन्म बिहार के शाहाबाद के सूर्यपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1907 में आरा जिला स्कूल के एंट्रेंस 1909-1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से FA और 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय BA और 14 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब कानों में कंगना कहानी वर्ष 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह एक मार्मिक कहानी है। मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाली स्थलों पर सूक्ष्म वर्णन करती है। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है। कानों में कंगना का प्रारंभ बेहद आकर्षक और अत्यंत सुखद, अत्यंत दुखद, क्योंकि आकर्षण तो है कि प्रकृति का बड़ा ही क्या बोलते हैं मानवीय चित्रण हुआ है। स्टार्टिंग में प्रकृति का मानवीय चित्रण और आकर्षण चित्रण दिखाया गया है। अंत में जो नायिका है किरण की मृत्यु के साथ ये दुखद कहानी बन जाती है। तो ऐसा चित्रण हुआ है। और पात्र हम देख ही चुके हैं, किरण है, नरेंद्र हैं, योगेश्वर हैं
और फिर हम देखेंगे कि कानों में कंगना कहानी स्त्री की स्थिति स्वतः जाहिर करती है। ये कहानी पुरुषों के आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का चित्रण है। केंद्रीय पात्र इसमें किरण ही है। और कहानी की शुरुआत होती है जिसमें नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण कानों में क्या है। किरण बताती है कंगना। किरण एक भोली भाली सी कन्या है। किरण पर नरेंद्र मोहित हो गया था। ऋषिकेश के पास के एक सुंदर वन में कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। लेखक या नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन वो किरण को बिठा कुछ पढ़ा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहसा उठ खड़ी हुई। लेखक के कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। ये कहकर उन्होंने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रख दिया। अश्रु भरे नैनों के साथ वो चले गए। ककरी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। एक विवाहिता के परिधान और श्रृंगार में किरण नरेंद्र को और भी मोहित किया करती थी। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए और 2 वर्ष तो अच्छे से बीतते हैं। लेकिन एक दिन जब नरेंद्र मोहन के घर गया, जहाँ उसे एक किन्नरी मिली, उसको देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गया। तभी से वो सब कुछ छोड़कर किन्नरी के पीछे पागल सा हो गया। नरेंद्र विवाह पश्चात एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। इसी तरह 5 महीने बीत गए। इस दौरान उसने उस किन्नरी को कई उपहार भेंट किए। किरण के सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी उस किन्नरी को देता है। जब उस किन्नरी को देने को कुछ नहीं बचा, तब किरण से पूछा, कोई गहने बचे हैं? इस समय तक केवल किरण के पास 2 कंगन ही बचे थे, तो उसने अपने कानों में पहन रखा था। उसने अपने कानों के कंगन को दिखाया। उसे उस प्रथम पल की याद आई जब पहली बार नरेंद्र ने इसे देखा था। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र मिलता है कि किस तरह जो है अंगूठी से जो है दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेता है। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं हो पाता है। और फिर देखते हैं कि हाँ, मतलब ये जो कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की, यह विज्ञान शाकुंतलम, जहाँ अंगूठी एक मत निशानी होती थी। किरण को इस बात की भनक लग गई और दुखित किरण इस दुनिया से चल बसी। जो कि कहानी की शुरुआत में ही किरण से नरेंद्र पूछता है, तुमने कानों में कंगना क्यों पहना है? किरण की मृत्यु उपरांत नरेंद्र को आत्मग्लानि होती है और उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। ये था कहानी का सारांश। अब हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। राधिका रमण की पहली कहानी कानों में कंगना किस संग्रह में संकलित है? तो कुसुमांजलि। कानों में कंगना कहानी को किसने एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं। तो अभी हम देख ही चुके हैं कि कानों में कंगना भी है, सुरबाला भी है, बिजली भी है, मरीचिका भी है, तो सभी हैं। किस कहानी संग्रह में तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट दिखाया गया है? तो कानों में कंगना। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्न में किस कहानी का केंद्रीय भाव प्रेम है? तो मरीचिका का भी है, बिजली का भी है, सुरबाला का भी है। कानों में कंगना कहानी में जूही कौन है? नरेंद्र की प्रेमिका है, माँ है, पत्नी है कि बहन है? तो नरेंद्र की बहन है, जो किरण की सहेली भी बन जाती है। कानों में कंगना कहानी में मोहन कौन है? तो ये नरेंद्र का मित्र है। कानों में कंगना कहानी के विषय क्या है? स्त्री की सामाजिक स्थिति, पुरुष की निर्बद्ध प्रवृत्ति, भावना, वासना और प्रेम में अंतर, प्रकृति के माध्यम से प्रेम का उजागर। और तीसरा ऑप्शन है किरण का भोलापन, बालिका की चंचलता, किन्नरों का रूप चित्रण। तो ये सभी इसमें सभी जो जितने भी ऑप्शन हैं सभी इस कहानी के विषय के अंतर्गत हम देख सकते हैं। कानों में कंगना कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? तो किरण तुम्हारे कानों में क्या है, यहीं से आरंभ होता है। जब योगेश्वर के पास नरेंद्र गहने उसके जो पिता भेंट देते हैं ले जाता है, तो वो कंगन उठा के पहन लेती है किरण अपने कानों में। तो ये बोलते किरण तुम्हारे कानों में क्या है। ये जो है ये कहानी के आरंभ में यही पंक्ति है। और जितनी भी पंक्ति लिखी हुई है ये सारी पंक्तियाँ कानों में कंगना की ही है। और फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रहा।
ये अंश किस कहानी का है? तो कान्हा में कंगना है और ये नरेंद्र के ऊपर कहा गया है। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति है। तो ये भी कथन कानों में कंगना। और दूसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अंश कानों में कंगना में है? तो लगभग इसमें सारे हैं, इसमें सभी कथन हैं, क्योंकि अब नैनीताल होता तो ये ऑप्शन गलत होता, लेकिन ये ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अरूप सुंदर है, बहुत सुंदर है। नरेंद्र, अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले, इनके पिता कहते हैं नरेंद्र से। और हाय नरेंद्र, ये क्या, तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। तो इससे सारे कथन इसी कहानी के हैं। अब देखेंगे कि नरेंद्र योगेश्वर के पास क्या ले जाता है। तो जो नरेंद्र के पिता हैं योगेश्वर को कुछ भेंट स्वरूप देते हैं। तो ये 5 स्वर्ण की मुद्राएं देते हैं, 1 जोड़ा पीताम्बर देते हैं, 2 कंगन देते हैं। ये सभी ऑप्शन सही है, सभी देते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि योगेश्वर ने नरेंद्र द्वारा लाए गए सामान में से क्या क्या वापस कर देता है। तो 1 जोड़ा पीताम्बर भी वापस कर देते हैं और 5 स्वर्ण मुद्राएं भी वापस कर देते हैं। ये 2 कथन सही हैं, लेकिन 2 जो कनक कंगन है नहीं वापस करते हैं, क्योंकि किरण उसे अपने कानों में पहन लेती है, तो इसको वापस नहीं करते हैं। और नरेंद्र किरण को लेकर कहाँ रहता था? तो मुरादाबाद। शादी के बाद जो पहले वन में रहते थे, तो किरण उसको जो नरेंद्र हैं अपनी पत्नी मतलब किरण को लेकर मुरादाबाद चले जाते हैं। मुरादाबाद ही नरेंद्र का घर था। और कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इंदु पत्रिका में। ये पत्रिका किसकी है? अंबिका प्रसाद गुप्त की है। ये काशी से निकलती थी 1909 से। अब हम देखेंगे कि अब कई डेट आ गई तो कन्फ्यूज़न होता है कि ये मतलब ये कहानी किस डेट की है। तो हम देखेंगे कि ये कहानी जो कानों में कंगना है इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है, और जो ये इंदु पत्रिका है इसका समय 1909 है। और कहाँ से होती थी? तो काशी में होती थी। और कानों में कंगना कहानी 1911 में लिखी गई, लेकिन ये जो प्रकाशन वर्ष है इसका 1913 है। ये कहानी प्रकाशित 1913 में होती है। और फिर देखेंगे कि राधिका रमण प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इन्हें लोग प्यारे कवि भी कहते थे। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना चित्रांगदा का हिंदी अनुवाद किया। और जब हमने अपनी भाषा का समादर करना छोड़ा, तभी से हमारा अपमान और अवनति होने लगी, ये राधिका रमण जी कहते हैं। ये सारे कथन इनके बारे में सत्य हैं, राधिका रमण जी के बारे में सारे कथन सत्य हैं। तो आज हमने राधिका रमण जी की कहानी के विषय में चर्चा की, और इनके लगभग सारे प्रश्न भी हो गए जो अभी तक पूछे गए हैं, और हमको ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट लगे। धन्यवाद मित्रों।